छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से बीजेपी का जोश हाई है। पार्टी अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के तहत और सभी संभाग के मुख्यालय में हमारे संभाग स्तरीय उसके अंतर्गत आने वाले जिले और मंडल के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन सम्मान समारोह कार्यक्रम, ये इसकी शुरुआत बस्तर से हुई थी और बस्तर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर के बाद आज इस रायपुर संभाग में हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझ सहित सभी आदरणीय सभी मंचस्थ नेतागण, वरिष्ठ नेतागण सभी एक साथ हमारे कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करेंगे उनका। जहां बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस बीजेपी की इस तैयारी से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस मोदी सरकार के कार्यकाल की नाकामियों को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं है। 10 साल की मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं, जो वादा खिलाफी है, जनता को उसका जवाब देना होगा। ये लोकसभा स्तर पर सम्मेलन करके जरूर अपना राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन इनके पास में मोदी सरकार की वादा खिलाफी का कोई जवाब नहीं है। 100 दिन में महंगाई कम करने का, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का, किसानों की आय दोगुनी करने का, इस प्रकार के जो वादे इन्होंने किया तो उसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। तो ये कुछ भी कर ले, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पराजय मिलने वाली है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अब लोकसभा की बिसात बिछा रही है। कार्यकर्ता सम्मान समारोह पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। इधर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किसकी तैयारी काम आती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम आईएनडी गुहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत से लवरेज भाजपा अब लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा सत्ता और संगठन का पूरा फोकस प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर कर रही है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाने की तैयारी में नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट बीजेपी का अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं, शायद कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा या फिर कांग्रेस के सोचे परे वो नतीजे रहे होंगे। क्योंकि चुनाव के ठीक पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंट था और चुनाव नतीजे जिस तरह से आए हैं, कहीं ना कहीं अब उन नतीजों के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंट खासा नजर आ रहा है और शायद इसका असर अब लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। तैयारियां पूरी की जा रही है कांग्रेस बीजेपी की ओर से। चलिए, तो फिलहाल देखिए, अब बीजेपी संकल्प दिला रही है, अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम कर रही है और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 राजनीतिक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं पहले करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अनुभव शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका तमाम जानकारियों के स्वागत है। KS चौहान जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और लखन चौधरी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करूंगी, उससे पहले गुहार पॉइंट की ओर नजर डाल लेते हैं। कार्यकर्ताओं में जोश से क्या बनेगी बात? क्या विधानसभा का कॉन्फिडेंट लोकसभा में दिखाएगा असर? बीजेपी के संकल्प का कांग्रेस के पास क्या है विकल्प? क्या लोकसभा में बीजेपी का गढ़ भेद पाएगी कांग्रेस? तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुभव जी, KS चौहान जी और लखन चौधरी जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लखन चौधरी जी, आपके ही पास में आना चाहूंगी। देखिए, अगर फिलहाल स्थिति छत्तीसगढ़ में हम देखें, बीजेपी का कॉन्फिडेंट लेवल काफी हाई है, क्योंकि होना भी चाहिए। जिस तरह से नतीजे अभी हाल ही में विधानसभा के आए हैं, लोकसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी है, विधानसभा के ठीक बाद कॉन्फिडेंट बीजेपी का हाई है। उधर अगर बात हम कांग्रेस की कर ले तो लगातार कई मुद्दों पर कांग्रेस घेरती भी आ रही है, बीजेपी को वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरह का फिलहाल समीकरण नजर आ रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? ये निश्चित तौर पर देखिए खुशी की भाजपा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो हाई होना ही है भाई। इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में अभी वापसी हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर जो है भाजपा का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ है और
आज तो भाजपा का जो सम्मेलन हुआ था कार्यकर्ताओं का, उसमें भाजपा के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात उठकर सामने आई है कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें 11 के 11 लोकसभा सीट जो है जीतकर मोदी जी को 11 कमल पुष्प जो है भेंट करने की योजना भाजपा बना चुकी है। और पूरी दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, आप उसको जो कह लीजिए, जो है भाजपा भिड़ चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जो है कोई कसर अब जो है छोड़ना नहीं चाहती। आज देखिए कैबिनेट की बैठक भी हुई है और उसमें जो है हालांकि अभी पूरी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बेहतारी बंधन योजना पर मुहर जो है लग गई है और इसके साथ और बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है अभी तत्काल में किसानों को मिलने वाला है, जो है कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है, उस पर लगा है। अभी 22 तारीख को जो है छुट्टी की घोषणा भी शायद जो है भाजपा कर रही है, जिससे यहाँ के जो राम के जो अनुयायी हैं कह लीजिए या एक तरह से उनके भक्त हैं कह लीजिए, उनके लिए भी खुशी की, मतलब कुल मिलाकर ये है कि चारों तरफ से जो है भाजपा जो है जोश में है, उत्साह में है और अपने कार्यकर्ताओं में भी आने वाले 3-4 महीने तक उत्साह बनाकर रखना चाहती है, जिससे जो जनाधार है वो खिसके मत और वोट बैंक जो है वो भाजपा के पक्ष में जाए और अधिक से अधिक जो है लाभ भाजपा को मिले। चलिए ठीक है, चौहान जी के पास आना चाहूंगी। चौहान जी देखिए, फिलहाल जिस तरह से भाजपा उत्साहित है और जाहिर है उत्साहित होना आपका, क्योंकि विधानसभा में काफी अच्छे परिणाम आपको मिले हैं, काफी अच्छे नतीजे मिले हैं, तो उत्साहित होना तो बनता ही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बात की जाए 2019 को हम देखें तो 9 सीटों पर आप काबिज हुए थे, 2 बाकी रह गई थी, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। रणनीति क्या है? लेकिन जिस तरह से अभी बता रहे थे, हमारे साथ लखन जी जुड़े हुए थे, लखन जी बता रहे थे कि इस बार मोदी जी को 11 कमल आप भेंट करेंगे, लेकिन कमल खिलेंगे कैसे? रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? क्या कुछ मुद्दे आपके? खुशी जी, बहुत अच्छे बात बोली आपने कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस सिर्फ नतीजों के कारण नहीं है, नतीजे के पहले जो काम किया गया है। एक परीक्षार्थी तभी कॉन्फिडेंटली परीक्षा देने जाता है जब उसने पढ़ाई पूरी की है। और हम सेमीफाइनल जीत के आए हैं। सेमीफाइनल क्यों जीते हैं? क्योंकि हमने खेल अच्छा खेला है, हमने काम अच्छा किया है। हाँ। पिछले 9.5 सालों में, हमारे पिछले 10 सालों में जो हमने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है वो ये सोच के दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है और डबल इंजन की सरकार जब यहाँ पर हमारे राज्य में भी चलेगी तो हमारे राज्य का और ज्यादा विकास हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के काम, उनको देख के ही फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का उन्होंने निर्णय लिया। और इससे भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको सब समझ में आ रहा है कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो सत्य का रास्ता है, जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो सही रास्ता है। हम ये अभी मैं शुक्ला जी को सुन रहा था, कांग्रेसी प्रवक्ता को, उन्होंने बोला कि पिछले 9-9.5 साल में उनकी नाकामयाबी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर ये नाकामी है तो आपको मैं समझा नहीं सकता। ये भी क्या नाकामी है कि हम विश्व में 4थे स्थान पे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे? ये भी क्या नाकामी है कि हम 3रे स्थान पे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे? ये भी क्या नाकामी है अभी ये कि हम 2रे स्थान पे हैं मोबाइल सेक्टर पे और 2रे स्थान पे रोड बनाने के सेक्टर पे? ये भी नाकामयाबी है कि हम पहले स्थान पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे हो गए और पहले स्थान पे हम और जो कोविड के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें आ गए। क्या ये भी नाकामयाबी है कि हम चांद को छू गए? क्या ये भी नाकामयाबी कि जल नल योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, घर घर हमने नल पहुंचा दिया, गांव-गांव में हमने बिजली पहुंचा दी, घर घर हमने शौचालय पहुंचा दिया? क्या ये भी नाकामयाबी है? चलिए ठीक है। नाकामयाबी के तहत आप अगर बोलते हैं तो ये कॉन्फिडेंस, ये जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ। उस भारतीय जनता पार्टी में
कि कार्यकर्ताओं में ये देख के कॉन्फिडेंस आता है, ना कि नतीजों को देख के। चलिए ठीक है, अनुभव जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं नाकामी उपलब्धि जो भी चर्चाएं चल रही है। अनुभव जी देखिए, फिलहाल अगर देखा जाए तो आप मुद्दे उठा रहे हैं और बीजेपी उन्हीं मुद्दों पर आपको उल्टा घेर लेती है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो वादा खिलाफी का आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि धान खरीदी के मूल्य को लेकर आप बीजेपी को घेर रहे थे और उसी को लेकर घोषणा नहीं आ गई कि जल्द ही अब इसको जो मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, इस पर भी बीजेपी अपना परचम लहरा देगी, यानी कि ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। चुनाव अगर देखें तो काफी ज्यादा समय अब रह नहीं गया है, विधानसभा के नतीजे अगर हम देखें काफी अच्छे आपके लिए रहे नहीं है, क्या कुछ रणनीति रहेगी? इन संकल्प का विकल्प किस तरह से फाइनल में आप बन पाएंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, चौहान जी को और चौधरी जी को भी सादर प्रणाम। देखिए, जो ये बात कर रहे थे अभी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि ये बता रहे थे कि क्या इनकी कामयाबी रही और किस प्रकार की, तो मैं इनको उनका जवाब भी देता हूं। पहले आप जो पूछ रही थी कि लोकसभा की तैयारी, तो देखिए इन्होंने झूठ और जुमलेबाजी से जो अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई हुई है, जनता के सामने सच लेके जाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी, और बिल्कुल यही करके हम उनके वादों को, चाहे 2003 के उनके वादे हों, चाहे 2008 के, चाहे 2013 के, और अब 2023 के जो इनके वादे हैं, ये सारे हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं कि किस प्रकार से खोखले रहे। मैं पीछे नहीं जाता, लेकिन 15 साल के जो इनके वादे थे ये भी इन्होंने पूरे नहीं किए, चाहे आदिवासी परिवार को नौकरी देना, गाय देना, बेरोजगारी भत्ता देना, और भी तमाम इन्होंने वादे किए थे, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना। अभी की बात करता हूं कि अमित शाह जी आते हैं और रैली करते हैं चुनाव की और कहते हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हम नक्सल को खत्म कर देंगे, नक्सलवाद को। मैं अब पूछता हूं कि अमित शाह जी कहां हैं? क्या नक्सलवाद खत्म हो गया? इस प्रकार के झूठे बयानबाजी करके ही इनने सरकार बनाई है। और जहां तक अभी 10 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे थे चौहान जी, तो मैं आपसे सीधा सवाल लेता हूं कि मध्य प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार 10 साल से है, उसके पहले डबल इंजन की नहीं थी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी थी। 10 साल से मध्य प्रदेश में आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। मुझे सीधे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या वहां 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो गई? ये आपने वादा किया था। क्या वहां हर एक नागरिक को घर मिल गया? ये आपने वादा किया था। हर एक महिला से आपने वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम होगी। क्या मध्य प्रदेश में हुई? अन्य राज्यों में तो छोड़ ही दीजिए। तो ये बेबुनियादी बातें हैं। क्या 15 लाख उनके खातों में आ गए? ये इनके झूठे वादे हैं। इन्होंने कहा था किसानों से कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो C2 फॉर्मूला है जिसमें 50% का प्रॉफिट जुड़ता है, उसको लागू करेंगे। ऐसे तमाम इनने वादे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए। इनकी रीति और नीति अधिकारियों को धमकाने की और डराने की रही है, और अपने नेताओं को जो ये साथ लेके चल के बात कर रहे हैं, आप हर दूसरे दिन देखते होंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी कैसे अपना दुखड़ा रोते हैं, कैसे इनके कार्यकर्ता। ठीक है अनुभव जी, ठीक है। फिलहाल देखिए, अगर बात हम विधानसभा चुनाव की कर ले, भूपेश के भरोसे को लेकर आप देखा जाए तो काफी आगे बढ़ रहे थे, कॉन्फिडेंट में आप काफी दिखाई दे रहे थे, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो परिणाम हुए हैं वो तो शायद कांग्रेस के लिए वाकई चौंकाने वाले रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मोदी की गारंटी फिर कैसे भूपेश के भरोसे पर भारी पड़ गई है? और अगर अभी भी आप उसी रणनीति पर चल रहे हैं तो क्या कुछ नए मुद्दे ऐड नहीं करोगे आप? देखिए, मुद्दे जनता के सामने, जनता के जो मुद्दे होते हैं वो उस मुद्दों को कांग्रेस की पार्टी जो है वो उठाती है। जनता के सामने अभी मुद्दे यही हैं कि आज जो महंगाई है वो चरम पे है। लोग लीटरों में नहीं, मिलीलीटरों में तेल लेने को मजबूर हो चले हैं। इस प्रकार की महंगाई, इन्होंने बोला था 35 रुपए में पेट्रोल देंगे, आज देखिए क्या रेट है। इस प्रकार की महंगाई है। बेरोजगारी ऐतिहासिक दर पे है, इससे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 40 साल में नहीं रही। इससे ज्यादा आप जो बात कर रहे थे देश की अर्थव्यवस्था की, तो IMF ने वार्निंग दी है कि देश का जो डेब्ट है वो GDP के 100% से भी ऊपर जा सकता है। ये इन्होंने लाके दिया है। 100 लाख करोड़ का कर्जा केवल 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है। ये जो खोखलापन इन्होंने करके रखा है, ये हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं। और जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों का हो, चाहे आदिवासियों का हो, इन्होंने आदिवासी को मुख्यमंत्री तो जरूर बनाया, लेकिन आदिवासियों के साथ न्याय कहां हो रहा है? उनके जंगल काटे जा रहे हैं, कटघोरा से खड़े होते हैं तो पेंड्रा दिखने लगा है। ये इनकी 1 महीने की सरकार की उपलब्धि है। जब तक हमारी सरकार थी वहां पे जंगल नहीं कट रहे थे। जब से इनकी सरकार आई है, कटघोरा खड़े हुई है तो पेंड्रा नजर आने लगा है। इस प्रकार की खोखली सरकार जो ये चला रहे हैं अधिनायकवाद की, और छत्तीसगढ़ से तो राज्य
का दर्जा भी इन्होंने एक प्रकार से ले लिया है। इन मुद्दों को ही हम आगे चलिए, ठीक है, ठीक है। है अनुभव जी, फिर से आपके पास लौटूंगी, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लखन जी, देखिए, फिलहाल अगर जिस तरह से बात की जाए, हालांकि बीजेपी उपलब्धियां अपनी गिनवा रही है, कांग्रेस नाकामियों पर फोकस कर रही है, लेकिन क्या करंट वाले मुद्दे जो अभी करंटली चल रहे हैं वो भी हावी रहेंगे? ये एक बड़ा विश्लेषण हो सकता है, क्योंकि लगातार अगर कांग्रेस की बात करें तो बार बार राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐतिहासिक ये दिन रहने वाला है। क्या ये फायदा बीजेपी को मिलना है? हालांकि इसमें झुटला नहीं सकते कि राम मंदिर जिस तरह से 22 तारीख को ऐतिहासिक ये दिन रहने वाला है, कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा इसका चुनाव में मिल सकता है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो कांग्रेस की ओर अगर हम देख ले तो राष्ट्रीय स्तर की बात कर ले, गठबंधन की अगर हम बात कर ले, इंडिया गठबंधन की, तो क्या बीजेपी के लिए ये भारी हो सकता है? गठबंधन कितना चुनौतीपूर्ण रह सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो मुद्दे जो है सही मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ, ये जो तमाम मुद्दे हैं वो अपनी जगह वाजिब मुद्दे हैं। लेकिन सवाल ये है आज की जनता इन मुद्दों को कितना समर्थन देती है, जनता कितना रिस्पॉन्ड करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है खुशी जी। और अभी जो 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव हुए हैं, उस तीनों चुनाव के जो परिणाम है ये बताते हैं कि जो है इस समय इन मुद्दों पर जो है या इन मुद्दों को जनता का समर्थन नहीं है। ये सबसे बड़ी एक तरह से कही जाए कि विडंबना है, या जो है एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, महंगाई जो है बढ़ रही है, मिडिल क्लास परेशान है, तमाम चीजें हैं अपनी जगह। लेकिन जनता जो है इस समय राम मंदिर के लिए एक तरह से आप कहिए कि जो है उतावला हो रही है। और जिस तरह से भाजपा इस मुद्दे को लपक रही है, हिंदुत्व का मुद्दा जिस तरह से सर चढ़कर इस समय बोल रहा है, उसका लाभ भाजपा को मिल रहा है। तीनों राज्यों के चुनाव में भी यही हुआ। हिंदुत्व कार्ड जमकर चला, मंदिर का मुद्दा विश्व हिंदू परिषद घर घर में जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो 22 तारीख को जो बड़ा आयोजन हो रहा है, सीधा सीधा इसका लाभ जो है भाजपा को 2024 के चुनाव में मिलना है। इसके पहले अभी 23 के चुनाव में भी मिला है। तो देखिए कि सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं अपनी जगह, लेकिन उन मुद्दों का फायदा कांग्रेस को नहीं मिला है। और उसके इतर हम जब बात करते हैं कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो भाजपा के लिए जो है बहुत प्लस पॉइंट साबित हो रहा है और भाजपा को जो है मजबूत कर रहा है, ताकतवर बना रहा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में भाजपा जो है उसी हिसाब से जनता का जो मुद्दा है उसको समझकर काम कर रही है। तो इस तौर पर जो 22 तारीख को जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रही है उसमें भाजपा को बहुत अधिक फायदा होगा। और देखिए कि आज जो है छत्तीसगढ़ में अवकाश, सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई। इसके पहले उत्तर प्रदेश में की जा चुकी है, राजस्थान में की जा चुकी है, मध्य प्रदेश में हो जाएगी। कमोबेश भाजपा शासित राज्यों में उतना ही हो सकता है केंद्र सरकार पूरे देश में कर दे। तो कुल मिलाकर तमाम चीजों का जो फायदा है वो भाजपा को मिलता दिख रहा है, जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। देखिए, जो विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो जो है अभी किस दिशा में जाएगी, सीट शेयरिंग पर बात चल रही है और बहुत कुछ जो है सही दिशा में जा रही है। लेकिन एकजुटता उसमें कितनी बनी रहेगी ये तो अभी समय बताएगा, देखना होगा सीट शेयरिंग पर आखिरी में क्या जो है निर्णय होता है। लेकिन फिर भी समय की स्थिति यही लगता कि भाजपा इस समय मजबूत दिखती है। बिल्कुल, भाजपा इस समय मजबूत वाकई, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के नतीजे विधानसभा से जोड़ ले या फिर अभी राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है। चौहान जी, इसी को लेकर मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस आप पर छलावा का आरोप तो लगाती आ रही है कि भाई राम का नाम आपको चुनाव के समय याद आता है और अब नाम के नाम पे आप छलावा कर रहे हो। कौन सा राम मंदिर बन रहा था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी जीता। उसके बाद अगर 2025 में भी जाते तो कोई ना कोई चुनाव है। आप पिछले 40 सालों में हर 5 सालों में 25 बार चुनाव होते हैं खुशी जी, 25 बार। आप कभी भी आप क्या कोई भी साल में कोई भी महीने में आप लगाएंगे तो कोई ना कोई तो चुनाव आएगा ही। तो अब आप बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इससे फायदा उठाना चाहती है।
79% साक्षर लोग हैं भारत में, 79%। और साक्षर लोग ये सब अच्छे से समझते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल जो है वो हमारे देश को कौन सी सुदृढ़ सुरक्षा और कौन स्थायित्व सरकार दे सकता है। मेन बात ये, आज आप ये देखिए कि आज कांग्रेस को ये इस चीज का डर नहीं है कि वो सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी, इस चीज का डर है कि वो विपक्ष में भी रहती है कि नहीं रहती है। इस वजह से उसको INDI का उनको गठबंधन करना पड़ा। चार अभी तक इनकी मीटिंग्स हुई है, उसमें आपस में इतने ज्यादा लड़ रहे हैं, 27 लोग हैं, 27 दल हैं। क्या आज आप एक बात बताइए, जब से 50% से ऊपर साक्षर हुए हैं हिंदुस्तान में लोग, तब से खुशी जी कांग्रेस केंद्र में पूर्ण बहुमत में नहीं आई है। पिछले 40 साल से नहीं आई है। 1984 में एक बार आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं आई है। आज पिछले 9.5 साल में आप ये देख लीजिए, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डायरेक्ट जब मुकाबला होता है तो 90% वो हारती है। और दूसरी बात यह है कि आज कांग्रेस किस दशा में अपने अस्तित्व को आप ढूंढ रहे हैं। जो राम के अस्तित्व को आप नकार देते थे, आज उन्होंने फिर से एक और उदाहरण दे दिया राम के अस्तित्व को नकारने का। वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने 22 जनवरी को राम जन्मभूमि जाने का निर्णय त्याग दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? चलिए ठीक है प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये अपने जो वोटर्स हैं, जो तथाकथित इनके वोटर्स हैं, उनकी वोट खिसक ना जाए, इस वजह से राजनीति में स्थापित रहने के लिए ये धर्म को नहीं अपनाते हैं। हाँ। और जहां पर राजनीति में स्थापित होना है, हाँ। वहां पर इन लोग धर्म को ठीक है। अनुभव जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ। अनुभव जी से ले लेती हूँ। अनुभव जी देखिए, हालांकि राम के नाम पर तो आप जमकर बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं, घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई अन्य मुद्दे भी आपके, खासतौर पर महंगाई की आप बात कर रहे थे, लेकिन किस तरह से देखिए फिलहाल अगर बीजेपी की स्थिति देखें तो वाकई मजबूत आपसे दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव की हम बात कर ले, ज्यादा समय उसमें रह नहीं गया। तैयारियों की अगर हम बात करें, प्रभारी आपने बदले हालांकि, लेकिन फिर भी तैयारियों में जिस तरह से बीजेपी की बात कर ले, हाल ही में क्लस्टर में विभाजित किए हैं, तो कहीं ना कहीं तैयारियों में भी बीजेपी आपसे आगे नजर आ रही है फिलहाल। तो किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? मुद्दा मेरा वही है। देखिए, ये जो आप कह रही हैं, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमसे तैयारी में आगे है। जैसा आपने कहा कि हमने नए प्रभारी नियुक्त किए हैं और कल माननीय सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ आ भी रहे हैं, और उसके बाद जो हमने चुनाव समिति का लेकिन आपका तो अभी छत्तीसगढ़ का उनका पहला ही दौरा है। जिस तरह से आप कह रहे थे कि आप ठीक है, आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो आपकी धारणा है, लेकिन पहला दौरा आपका प्रभारी कर रहे हैं और यहाँ पे क्लस्टर बांट दिए गए हैं, मतलब पूरी तैयारियों में बीजेपी दिखाई दे रही है। और चुनाव देख के तो काफी ज्यादा समय रहा नहीं है। सुनेंगी तब आपको समझ में आएगा ना। अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगी तब। चुनाव समिति का भी गठन कर दिया गया है। चुनाव समिति में सारे हमारे वरिष्ठ और एक्सपीरियंस जो लीडर हैं, उन लोगों को रखा गया है। उनकी पहली मीटिंग होनी है। उसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हम चलने वाली है, जिसमें हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए आगे लेके जा रही है जनता तक हमारी आवाज को। हर लोकसभा में हमने कोऑर्डिनेटर बना दिए हैं। ये तो हमारी लोकसभा की तैयारी में हम इनसे आगे ही हैं। और जहां तक अभी चौहान जी प्रभु श्री राम की बात कर रहे थे, तो मैं उनको बार बार याद दिला चुका हूं, एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मंदिर का ताला श्री राजीव गांधी जी ने खुलाया था, और जो मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। और आप जो झंडा लेके घूमते हैं, सुन लीजिए चौहान जी, मैं बीच में नहीं बोला हूं, सुन लीजिए, धीरज रखिए। और जो आदेश दिया था बात कर रहे हैं और आप इतना जो झंडा लेके घूम रहे हैं, चौहान जी, मुझे ये बताइए कि आपके जो सहयोगी हैं, ठीक है चौहान जी, उनको सुन लीजिए, समय सीमा समय थोड़ा कम है। पहले अनुभव जी का सुन लेते हैं जी। विश्व हिंदू परिषद, चौहान जी आप पे आरोप लगाते हैं कि अयोध्या की मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ है वो किस तरीके से जमीन घोटाले में उपयोग हुआ है।
उसके अलावा उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि राम सेतु जो है अटल बिहारी। चलिए ठीक है बिल्कुल श्रद्धा इतनी सच्ची है तो 15 साल ठीक है। देखा जाए कुल मिलाकर तो ऐतिहासिक दिन को लेकर दोनों ही पार्टियां तो आमने सामने है ही, हालांकि और भी आपसे चर्चा करते मुद्दा बड़ा था, लेकिन समय सीमा की कमी के चलते ये फिलहाल ये चर्चा मैं यही समाप्त करती हूँ। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, लोकसभा के चुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस दोनों को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कॉन्फिडेंट फुल है क्योंकि विधानसभा चुनाव हाल ही में बीते हैं, अच्छे नतीजे बीजेपी को मिले हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी मुद्दों की भरमार खुद के पास बता रही है और ऐतिहासिक दिन राम मंदिर का उसको लेकर जमकर खेलती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसके मुद्दे किस पर हावी रहने वाले हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।